नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों DLED 4 सेमेस्टर के मैथ क्लासेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि कब से मैथ की क्लासेस शुरू हो रही हैं। 4 सेमेस्टर की डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 2019 बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 4 सेमेस्टर की गणित पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और जो पिछले बैचेस के अभ्यर्थी हैं, जैसे 2018 बैच और 2017 बैच और उससे ऊपर के जो भी हैं, उन लोगों को जो 4 सेमेस्टर में बैक आई है जिन स्टूडेंट की मैथ में, उन लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। तो आज से स्टार्ट हो रही हैं सारी क्लासेस, तो कोई भी क्लास मिस ना करना। अगर पिछले बैचेस में आपकी बैक आई हुई है तो अब थोड़ी सीरियस रूप से तैयारी कर लीजिए, ताकि जो भी आप यहाँ पर पढ़ें वो आप सिर्फ 4 सेमेस्टर में ही ना यूज़ कर पाएँ, उसका यूज़ आप आगे यूपी टेट और आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अच्छे से यूज़ कर सकें। देखो, जो सेमेस्टर की मैथ होती है और जो यूपी टेट और सुपर टेट की मैथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो DLED सेमेस्टर की मैथ होती है, इसमें आपको क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैथ के सोल्यूशन करना होता है। लेकिन जो आपकी यूपी टेट और सुपर टेट होती है, उसमें क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखा, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी आपकी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप तत्काल उत्तर निकाल कर वहाँ पर उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, DLED के सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पूरा उसका सोल्यूशन लिखना पड़ता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप DLED सेमेस्टर की मैथ सीख गए, देखो ये चीज़ है बेसिक, अगर आप बेसिक सीख गए ना, तो आप इससे संबंधित खुद भी ट्रिक बना सकते हैं या फिर ट्रिक वाली चीज़ें भी देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से कोई ट्रिक समझ में आ जाए जिसका उपयोग आप यूपी टेट और सुपर टेट में कर सकें। तो यहाँ पर DLED 4 सेमेस्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया, केवल ये DLED में ही काम नहीं आने वाला, ये आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपके जो यूपी टेट और सुपर टेट होने वाला है, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए, आपको सबसे पहले DLED 4 सेमेस्टर का जो मैथ का सिलेबस है, सबसे पहले उससे परिचय करा देते हैं आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये DLED 4 सेमेस्टर की गणित का सिलेबस है पूरा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते होंगे पूरा सिलेबस, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पढ़ भी रखा है। 2019 बैच के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ भी रखा होगा, इतने टाइम से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज करा देते हैं आपके लिए। देखो, जो इसका इकाई फर्स्ट है, जिसे हम कहते हैं चैप्टर 1, वो है आपका करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक। तो ये है आपका पहला चैप्टर। करड़ी, करड़ीगत राशि, जैसे आपको मालूम होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये ऐसी संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल एक प्राकृतिक या परिमेय संख्या नहीं होता, वो आपका करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये n√x, तो ये जो आपका n होता है, ये n जो होता है, ये आपका करड़ी संख्या होती है, और ये जो x है, ये आपका क्या होता है, ये आपकी राशि कहलाती है। ठीक है। और जो आपका जो चिन्ह होता है, ये वाला जो चिन्ह है, ये क्या है, ये करड़ी का चिन्ह कहलाता है। तो इस तरह इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर 2 है, इसका वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा आपको मालूम है। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। कैसे लिखते हैं, 2, इस तरह 2 का वर्ग, यानी वर्ग का मतलब संख्या के ऊपर पावर 2 लग जाते तो वो वर्ग हो गया। अगर 2 की पावर 3 लगा दे तो ये क्या हो जाएगा कि ये 2 का घनमूल हो जाता है। 2 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरह आपको क्या होता है कि वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, यानी अगर हम कहें कि 2 का वर्ग बताओ, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। और अगर हम कहते हैं 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि 3 का घन, जो 3 का घन है वो बताओ। 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 का 3 बार गुणा कर दो, 3 3 9 3 27। तो 3 का जो घन हो गया वो क्या हो गया, 27 हो गया। अब अगर हम कहते हैं 27 का घनमूल निकालो, 27 का घनमूल हो जाएगा 3। क्लियर हो गई बात। देखो, वर्गमूल और घनमूल ये सब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। देखो, अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहते हैं तो नीचे
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, घनमूल निकालने की आसान सी ट्रिक, वर्गमूल निकालने की आसान सी ट्रिक, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो सेक्शन में जाकर सर्च भी कर लेंगे, ढेर सारे मैथ से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे देखो, जैसे कि अभी हमने बताया किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना, पूर्ण घन संख्याओं एवं पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना, ये सब मैं अच्छे से आपको डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इकाई 5 है, किसी सिक्के के उछालने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध। ये संभावना चैप्टर है, या फिर हम जिसे कहते हैं प्रायिकता। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है, सिक्के में 2 ही तो हिस्से होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है। अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आएगा, यानी अगर एक सिक्का उछालेंगे तो 2 कंडीशन बन सकती हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि एक सिक्का उछाला गया और उसका हेड आने की क्या संभावना है, तो उसके हेड आने की संभावना यही है कि वो एक ही बार हेड आ सकता है। टोटल कंडीशन कितनी होती है, संभावना पूछ दे, टोटल कंडीशन कितनी होती है, 2 कंडीशन होती है, हेड आने की संभावना कितनी, 1 है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रायिकता के सवाल आते हैं। आगे देखिए, जैसे किसी पासे को उछालने पर, अभी क्या हो रहा था, सिक्के को उछाला जा रहा था, तो वहाँ पर क्या आ रहा था, एच और टी, यानी हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। यही 2 कंडीशन हो सकती थी। अगर 2 सिक्के उछाल देगा तो क्या हो जाएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। जब 2 कंडीशन बनेंगी, तो जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछाला गया तो कितनी कंडीशन बनी, 2 कंडीशन बनी। और जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो कितनी कंडीशन बनेंगी, तब कंडीशन आपकी बन जाएगी 4। इसी तरह ये बढ़ती रहती है, जब 3 सिक्के उछालेंगे तो और कंडीशन बढ़ेंगी, इस तरह। अब बात आती पासे की। जब पासे के संभावने वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं कि एक पासा उछाला गया, उसमें 4 आने की कितनी संभावना है, या 2 पासे उछाले गए, कुल कितनी कंडीशन बन सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक पासा उछाला जाएगा तो 6 कंडीशन बनती है। आपने देखा होगा पासा क्या होता है, पासे के 6 फलक होते हैं। आपने घर में पासा खेला होता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक पासा उछालेंगे तो 6 कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है, 6 कंडीशन बन सकती है। और अगर हम कहीं 2 पासे उछाल दें, जब 2 पासे उछालेंगे तब 36 कंडीशन बन जाती हैं। ये याद रखिएगा, एक पासा उछाला तो 6 कंडीशन, और 2 पासे उछालेंगे तो 6 का वर्ग कर दिया 36। क्लियर हो गई बात। अभी मैं इसके बारे में डीपली आपको पढ़ाऊंगा, तब जाके और ज़्यादा क्लियर। मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए। अब जैसे अभी मैंने बताया एक सिक्का उछाला, अब 2 या 3 सिक्के उछालने की जब बारी आई, 2 या 3 सिक्कों को जब एक साथ फेंका गया तब कितनी कंडीशन बनेगी, या उनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मैंने आपको बताया, जब एक सिक्का उछाला तो 2 कंडीशन बनी, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 कंडीशन बनेंगी, 3 सिक्का उछालेंगे तो आई थिंक 8 कंडीशन बन सकती। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, अगला यहाँ पर टॉपिक कौन सा है। अब 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है। मैंने अभी बताया था कि एक पासा फेंका गया तो 6 कंडीशन, 2 पासे फेंके गए तो 36 कंडीशन, ठीक है। इस तरह ये मैंने एक ऊपर का हिस्सा बताया कि ये कंडीशन। अब इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। अब जैसे प्रश्न बोल दिया कि 2 पासे फेंके गए, अब दोनों पासे के जो ऊपरी फलक है, इस पे ये उन दोनों का योग 10 आने की क्या संभावना हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे बोल दिया 2 पासे फेंके गए और उनके ऊपरी फलक पर आए अंकों का योगफल 10 आने की क्या संभावना है। अब जैसे 2 पासे फेंके जाते तो उनकी सारी कंडीशन पहले लिख लो, 36 कंडीशन होती। अब 36 कंडीशन में देखो, मैं एक आपको बता देता हूँ। जैसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में भी 1 आ जाए, एक ये कंडीशन हो सकती। पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए, पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 4 आ जाए, 1 5 1 6। इस तरह आपने देखा, अगर पहले पासे पे 1 आ रहा है तो उसके साथ 6 कंडीशन बन रही हैं। अब इसी तरह पहले पासे में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी एक नंबर के साथ 6 कंडीशन बनने, तो 6 नंबर के साथ कुल मिलाकर 6 6 36 कंडीशन बनेंगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर 2 पासे एक साथ फेंके गए और उनके ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 10 हो, ऐसे कितने नंबर्स हो कितनी कंडीशन हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर 10 कैसे आएगा, या तो आपका 4 और 6 आ जाए,
तभी तो 10 आएगा। 4 और 6 10 आ जाएगा। क्लियर। अगर संख्या आ जाए 5 और 5, 5 और 5 आ जाए तब भी आपका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह हम सारे जो इनके नंबर्स होते हैं वो कंडीशन निकालते हैं और फिर उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नीचे टोटल कंडीशन लिखते हैं। टोटल आएंगी 36, जब दो सिक्के दो पासे उछालेंगे तो टोटल कंडीशन 36 बनेंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जिस तरह का क्वेश्चन है, जितनी कंडीशन बन रही है, मान लीजिए कि 4 कंडीशन मिल जाती है हमें, तो ऊपर रखेंगे 4। अगर संभावना पूछ रहा है तो इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 9 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/9। ये ऐसे ही आपको मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब पढ़ेंगे तो हम इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न करेंगे ताकि एक भी ऐसा प्रश्न आपका ना रहे जो आपको आता ना हो। क्लियर हो गई बात। अब देखो, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध, इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और देखो, अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका और बहुलक, बहुत आसान सा चैप्टर है। देखो, बहुलक तो बहुत आसान होता है और मध्यिका 2 फार्मूलों पर डिपेंड होती है, वो मैं आपको आराम से बता दूंगा बहुत आसान तरीके से। बहुलक बहुत आसान होता है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं 25, 28, 26, 36, 28। अब ढेर सारे नंबर हैं। बहुलक का मतलब हो गया बहुत, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा। मान चलो 28 यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बार आया, तो बहुलक क्या हो गया, 28 हो गया। बहुत आसान होता है, आगे बता दूंगा अच्छे से। आगे देखिए, जो चैप्टर 11 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा, 0, 30, 45, 60, 90 इनके कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, इससे संबंधित मैंने एक ट्रिक बहुत आसान सी बताई थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा, आप आराम से उसको देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं इससे संबंधित इतनी ज़बरदस्त ट्रिक आपको दूंगा कि आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है। क्योंकि यहाँ पर जो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सब टेबल पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। देखो, डीएलएड है ये, ज़्यादा रूल्स हार्ड होते नहीं हैं, हल्के रूल्स होते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला चैप्टर है लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा और इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। देखो, बेलन और शंकु, बेलन और शंकु की बात हो रही है। बेलन आपको मालूम है कैसे बनता है, ये आपका बेलन हो गया। ठीक, शंकु की बात करें तो ये आपका शंकु हो गया, जैसे आप आइसक्रीम वाली कोन होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो बर्थडे में टोपी लगाते हैं बच्चे, वो वाली ये इसकी हो गई, ये कोन हो गया। और ये आपका हो गया बेलन। तो इनके क्या है, आयतन निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, या फिर इनसे संबंधित क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे बोल देंगे कि कोई चीज़ का आयतन है, अब इसमें घास लगवानी है, या बोल देंगे इसमें पानी भरना है, कितना पानी आ जाएगा, या कितनी कॉस्ट लगेगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जब आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना सीख गए तो आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, अगला जो है वर्ग समीकरण, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। वर्ग समीकरण अब मैं इनको ऐसे आपको बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी आसान से क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, जैसे 2 समीकरण दे दी, उनको आपस में सॉल्व करना है, सॉल्व करके उनके x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समलंब का क्षेत्रफल, ये आपका समलंब का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, वृत्त की परिधि आपको मालूम ही होगी क्या होती है, ये आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ से सेंटर से लेकर जो परिधि तक जाएगी ये आपका कहलाएगा आर, यानी रेडियस। और अगर हम बात करें आर को अगर इधर भी बढ़ा दें तो ये क्या हो जाता है, ये व्यास कहलाता है। ठीक है, ये जो पूरी लाइन होगी वो व्यास कहलाएगी, और जो आपकी सेंटर से लेकर खाली परिधि तक होगी वो आपकी कहलाती है रेडियस, यानी त्रिज्या जिसे कहते हैं। ठीक है, इसे त्रिज्या कहते हैं। तो ये चीज़ समझ गए, परिधि व्यास इन दोनों में संबंध, आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल से संबंधित 2πr, ये हो गई परिधि, πr², ये आपका हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इस तरह के सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आसान से क्वेश्चन होते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी बैक आ गई, बैक आ गई, अब आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो बैक तो आना ही है, तो इसीलिए ध्यान से थोड़ा पढ़ो।
देखो सब लोग डीएलएड को बहुत हल्के में लेते हैं, अरे निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डीएलएड का पेपर होता है ना, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं नींव है आपके शिक्षक बनने की। क्योंकि जो डीएलएड में पढ़ाया जाता है, देखो इतना रिलेवेंट कोर्स तो बीएड का भी नहीं होता जितना रिलेवेंट डीएलएड का कोर्स होता है। क्योंकि डीएलएड के कोर्स से ही समझ लो यूपी टेट और शिक्षक भर्ती का पेपर बनता है। तो आप लोग जो डीएलएड को कमज़ोर समझने की भूल करते हैं ना, हल्के में लेने की कोशिश करते हैं ना, वो आगे जाके पछताते हैं। इसीलिए मैंने कहा है जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनसे कहा है डीएलएड के कोर्स को हल्के में मत लो। क्योंकि डीएलएड का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट में ना आता हो, सब आते हैं। कोई भी आप ले लो, गणित ले लो, संस्कृत ले लो, अंग्रेजी ले लो, हिंदी ले लो, सब कुछ ले लो, सब आता है। तो बिल्कुल भी डीएलएड के कोर्स को हल्के में लेने की कोशिश ना करें, भूल ना करें। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 18 चतुर्भुज का अर्थ, विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ढेर सारी आकृतियाँ होती हैं। लगभग आपके सिलेबस में 4 या 5 मेन आकृतियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके विकर्ण पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है आपका, ठीक है। अब इसके विकर्ण क्या होंगे, ये जो लाइन होती है आमने सामने के पॉइंटों को जोड़ती है वो विकर्ण कहलाते हैं। संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण जो आपके आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये कोण ये आपस में क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। बाह्य कोण क्या होता है, जैसे ये अगर कोई लाइन हम आगे बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है। इस तरह के जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक ये देखिए चैप्टर 19 है चतुर्भुज के प्रकार। अभी मैंने बताया था चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं जिसमें 4 या 5 आपके मेन हैं, जैसे समलंब हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। मतलब इन 5 के बारे में ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। देखो डीएलएड का जो कोर्स होता है वो लिमिटेड कोर्स है। अभी अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने जाएंगे ना तो हिल जाएंगे, आप सोचेंगे क्या मैं पढ़ रहा था, डीएलएड का कोर्स कितना आसान है। और जब आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप कभी एसएससी का पेपर उठा के देखो, एकदम मैं कहता हूँ एकदम नॉर्मल जो CHSL का पेपर होता है, जो 10th लेवल का पेपर होता है एसएससी का, आप उसको उठा के देखो, उसकी मैथ देख लो और आपने अपने डीएलएड की मैथ देख लो। तो भैया कम से कम इसको तो तैयार कर लो ताकि आप शिक्षक तो बन जाओ एटलीस्ट। और शिक्षक बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर आप देखें कि एसएससी की कई पोस्टों से बड़ी पोस्ट है। शिक्षक का जो जीपी होता है यानी ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, लेवल 6 की नौकरी है। बहुत ही हम कह सकते हैं एक सम्माननीय नौकरी है, बहुत अच्छा वेतन मिलता है प्राइमरी के शिक्षक को भी। और पढ़ना भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ज़्यादा विशेष नहीं आपको पढ़ना है कि बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और बहुत कम लेवल का पढ़ना है। सबसे अच्छी बात तो ये, मतलब कम लेवल का पढ़ के आप लेवल 6 की नौकरी पाते हो, ये मान के चलो कितना अच्छा लगता है। और एक अच्छी और सम्माननीय ज़िंदगी आप पाते हैं अगर आप शिक्षक बन जाते हैं। चैप्टर 20 इसका है चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय बिंदु की अवधारणा। तो ये चीज़ आप समझ गए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। जैसे मान लो एक ये है, अब इसके चारों कोनों को छूता हुआ अगर कोई वृत्त दिख जाए तो क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे चैप्टर जो मैंने एक आपको ऊपर से रिव्यू दिया है ये आप आसानी से समझ गए होंगे कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें हैं। तो ये एक तरीके से केवल सिलेबस का रिव्यू था और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात कि इसके कोर्स को हल्के में ना लो, क्योंकि यही कोर्स आपका आगे जाके भविष्य बनाने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और आपको मैंने सिलेबस बता दिया। और आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो बहुत ही जल्द अब इनके वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने 4th सेमेस्टर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा लगना नहीं यहाँ पर, बस केवल आपका जाना है टाइम
टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी पढ़ें, चाहे फ्री पढ़ें, चाहे पेड कोर्स पढ़ें, टाइम तो देना ही पड़ता है। तो जब फ्री में अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं तो क्यों पैसा खर्चा करना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।